नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम बीच बहस में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जल संकट और इसके समाधान पे। यूं तो राजस्थान में जल संकट और पेयजल की समस्या हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इसे बात करने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में हैं हमारे विशेष अतिथि वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे धन्यवाद। कार्यक्रम में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश जी, जो जल संकट है और जो जल संसाधनों का हम बात करें राजस्थान में, तो हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। क्या कारण है इसके? देखिए, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान में बढ़ता जल संकट और उसके समाधान का जो कार्यक्रम जो विषय चुना है, ये बहुत अच्छा एक विषय चुना है। आज राजस्थान ने कई राज्यों में जल संकट लगातार बढ़ रहा है। उसका कारण हमारी जलवायु में परिवर्तन होना, बढ़ता तापमान और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना रहा है, जिसके कारण हमें आए दिन जल संकट से जूझना पड़ रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, कई बार हमारे वैज्ञानिकों ने, सरकार ने, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, इन्होंने सावचेत किया कि इसके समाधान, बढ़ते जल संकट की रोकथाम के लिए आम जन को आगे आना पड़ेगा। लेकिन बढ़ता ग्लोविंग और बढ़ता तापमान, कटते पेड़, हमारा जो ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यानी कि जलवायु का परिवर्तन जिसके साथ आज आम जन खिलवाड़ कर रहा है, उसी के कारण से आज प्रदेश में बढ़ता जल संकट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, प्रकाश जी साहब ने बताया कि जो जो जिस प्रकार से जो पॉपुलेशन है, जो जन साधारण है, जिस प्रकार से जो पलायन भी देखा जा रहा है कुछ जिलों में, जो मुख्य जिले की हम बात करें, चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो, जैसलमेर हो, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी जो साल हैं, क्योंकि इस वर्ष भी जिस प्रकार गर्मी बहुत भयंकर भीषण गर्मी का माहौल रहा इस बार, तो इस प्रकार जो आगामी वर्ष आने वाले सालों में जो ये जिले हैं, चाहे हम जैसलमेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, जयपुर, जो जिस प्रकार आने वाले समय में और भी जो पॉपुलेशन है जयपुर में वो बढ़ती नजर आएगी, तो यहाँ पे जो इस समाधान है वो क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया लक्षरा जी। मैं आपको एक बार निवेदन कर दूं, ये बताना चाहूँगा कि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता जल संकट, इसके पीछे कारण है कि आज हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पेड़े कम लगा रहे हैं, पेड़े ज़्यादा काट रहे हैं। पानी का दोहन ज़्यादा हो रहा है, पानी का आवक कम है, पानी की जावक ज़्यादा है, जिसके कारण आज आम आदमी पानी की किल्लत से जूझ रहा है। उसका कारण है कि हमें पानी की एक एक बूंद को सहेज कर रखना होगा और उस पानी की महत्ता को समझना होगा कि आज जो पानी हमें वर्षा जल से प्राप्त होता था, आज वो पानी हमें वर्षा जल से कम प्राप्त हो रहा है। हमारे जल स्रोत काफ़ी गहरे जाते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज से करीब 10-20 साल पहले नदियों में पानी रहता था, चाहे पोखर हो, चाहे तालाब हो, वर्षा जल का पानी उनमें संचित होता था, वर्षा भी अधिक होती थी। आज आप देखें कि वर्षा कम हो रही है और जहां वर्षा हो रही है वो बाढ़ का रूप धारण कर लीजिए। बिल्कुल, आप देखेंगे कि पहले वर्षा ऋतु के समय में वर्षा होती थी, सर्दी के समय में सर्दी पड़ती थी और गर्मी के समय गर्मी पड़ती थी। आज मौसम बड़ा उल्टा हो गया। सर्दी में बरसात, बरसात में सूखा। पहले ही नियम होता था कि बरसात में लगातार वर्षा होती थी और लोग उस वर्षा के जल को इकट्ठा करके काम में लेते थे। आज अधिकतर वर्षा का जल या तो बह के जा रहा है या पानी की कोई रोकथाम नहीं हो रही है, जिसके कारण वर्षा का अमूल्य जल हमारे हाथ से निकल रहा है। इसके लिए हमें उपाय करने होंगे, सरकार को भी इसके समाधान खोजने होंगे, आम जन के साथ बैठ करके इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करना होगा। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आपने देखा होगा कि 88 साल बाद दिल्ली जैसे महानगर में पानी ही पानी हो गया। ऐसा क्यों? दिल्ली हो या बेंगलोर हो, जो बड़े महानगर पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, पानी की बड़ी समस्या है। पानी के कारण आम जन हाहाकार कर रहा है। इसके समाधान ढूंढना भी लाजमी है, क्योंकि हालत पानी की बहुत ज़्यादा
होती जा रही है, जिसके समाधान हमको, आप सभी को साथ मिलकर के खोजने होंगे। जी क्योंकि पानी की किल्लत बढ़ रही है, उसके पीछे के कारण ढूंढने होंगे कि आखिर किल्लत क्यों बढ़ी। जी पहले आपने देखा होगा कि पानी कुओं से जी मिल जाता, जी बावड़ी से मिल जाता, लेकिन आज कुएं बावड़ी सूख गई। पानी का जल स्तर पहले 100 फीट पे था, 200 पे था, आज वो 500 600 फीट पे चला गया, जी जिसका कारण वर्षा का कम होना, वर्षा का संचित पानी इकट्ठा नहीं होना, इसके कारण आज पानी की किल्लत बढ़ती जा बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, आपने जो बावड़ियों की बात करी, साथ में जो कुछ पर्यटक स्थल भी थे, मैं बात करूं चाहे वो मानसागर झील हो, आमेर के नीचे जो मानसागर झील है, किसी जमाने में कुछ वर्षों पहले भी हम बात करें तो जो पर्यटक है उनका वहां जमावड़ा लगा रहता था। उसी के साथ में रामगढ़ झील की हम बात करें तो इस प्रकार जो 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 जल संसाधन की जो झीलें थीं, जो छोटे तालाब वगैरह थे, वो भी सूखते गए। तो न केवल पर्यटकों का जो आवाजाही है उसमें कमी आई है, उसी के साथ में जो पानी के स्रोत है वो भी सूखते नजर आ रहे हैं इन कुछ सालों में। क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आम जन ने जहां पानी का निकास था, उस पानी के निकास को अवरुद्ध कर दिया। जी पहाड़ों से जो पानी आता था उसको रोक दिया। पहाड़ों के पास जो पानी का मेन रास्ता था, जहां से पानी निकलता, वहां बसावट हो गई, अतिक्रमण हो गए। यानी कि पानी का आवक, जो बावड़ी या नदी तालाब थे, जी उनमें पानी पहुंच ही नहीं रहा है। इतनी वर्षा पहले की जैसे होती भी नहीं है। जिस तरह पहले आपने देखा होगा कि खूब लंबी चौड़ी संख्या में वर्षा होती थी, अच्छा पानी बरसता था। मुझे अच्छी तरह जी ध्यान है कि लगातार बरसात की झड़ी लगती थी और पानी रिमझिम करके जब बरसता था, जी तो पूरा पानी का जल जमीन में जाता, पानी इकट्ठा होता जी और पूरी तरह से नदी, तालाब, बावड़ी, पर्यटक बन जाते थे। हमारे गांव, शहर, आसपास के लोग वहां इकट्ठे होते। जी ऐसा ही नहीं है कि वहां गांव, शहर, बाहर के अन्य राज्यों के, विदेशताओं के लोग भी वहां आते थे, पर्यटक स्थल बन जाते थे और एक अलग ही रूप दिखाई देता था। ये तो प्रकाश जी ने बताया कि कारण क्या रहे इन बावड़ियों का, और जो झीलें रहीं उनके सूखने के ये कारण रहे। परंतु अब बात है समाधान की, क्योंकि पूरा देश, राज्य भर के और जिले भर के लोग समाधान चाहते हैं, हर युवा समाधान ढूंढता है। तो समाधान क्या है? ये जो बावड़ियां जो सूख गई हैं, जो झीलें, जो हमारी मानसागर झील हैं, जो हमारे एक पुरातत्व के साथ में सभ्यता को भी दर्शाते हैं, जल संसाधन तो है ही, उसके साथ में जो हमारी सभ्यता की जो एक ये प्रतिबिंब है, इनको कैसे दोबारा पुनर्जीवित किया जाए? बिल्कुल आपने सही कहा। इनके लिए सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी, जी आम जन को भी समाधान ढूंढना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो पानी की बात तो हम करते हैं, लेकिन पानी के समाधान की बात कोई नहीं करता कि आखिर ये पानी आए कहां से। क्योंकि वर्षा ही इसका प्रचुर मात्रा में ही संसाधन है। जी वर्षा का जल आएगा तो जमीन पर पानी इकट्ठा होगा। वर्षा इतनी हो नहीं रही। जी वर्षा जो भी हो रही है, वो पानी हमारा बह करके नालों के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जबकि उन पानियों का बहाव क्षेत्र उन बावड़ियों में, तालाबों में मोड़ना चाहिए, जी जहां से पानी इकट्ठा होगा। और पानी इकट्ठा होगा तो उस पानी की मात्रा भी बढ़ेगी और हमारी पुरानी बावड़ी, तालाबें उसी रूप में पुनः विकसित हो जाएंगी, जिसके कारण हमें पानी की मात्रा भी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाल ही में प्रकाश जी एक सघन वृक्षारोपण का जो अभियान है वो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो वन विभाग की जो नर्सरियां हैं वहां पे जो पौधे हैं वो वितरित किए जा रहे हैं। तो इसका क्या आपको लगता है कि जो जल संसाधन है, जो बावड़ियां वगैरह हैं, जो तालाब हैं, जो बांध हैं, जहां पे वर्षा नहीं हो रही है, वहीं जो जिले भर में जहां जो जैसे क्षेत्र हैं जहां पे जिस वर्षा की उम्मीद है, जितनी वर्षा की उम्मीद है उतनी वर्षा नहीं हो रही है, तो ये जो सघन वृक्षारोपण है ये फायदेमंद, और ये जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही है सरकार द्वारा, उतना ये कामयाब होगा? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सरकार की पहल बहुत अच्छी पहल है। जी सरकार की पहल रंग लाएगी, लेकिन हम उस पहल की सहभागी बने। हम पेड़ लगाएं तो ये वचन भी लें कि हम उस पेड़ की रक्षा करेंगे। बिल्कुल क्योंकि आज हम पेड़ तो लगा देते हैं और पेड़ लगा करके फोटो भी खिंचा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम इतश्री कर लेते हैं कि इस पेड़ की रक्षा कौन करेगा। क्या पेड़ हमने लगाया, क्या जी आज वो पेड़ हमारा इस जमीन पर है या नहीं है? क्या उस पेड़ को आवारा जानवरों ने खा तो नहीं लिया? जी क्या पेड़ आगे बढ़ रहा है? तो प्रत्येक व्यक्ति को, समाज को,
हमारी सरकार के आला अधिकारियों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम पेड़ लगाएं तो उसकी रक्षा भी करें। बिल्कुल। पेड़ लगेंगे, पेड़ आगे बढ़ेंगे तो सघन वृक्षावली होगी। सघन वृक्षावली होगी तो निश्चित ही पानी की प्रचुर मात्रा होगी। जहां आपने देखा है जहां अधिक पेड़ हैं वहां वर्षा भी अधिक होती है, और जब वर्षा अधिक होगी तो पानी की किल्लत दूर होगी। जी जी बिल्कुल। परंतु प्रकाश जी, जो वृक्षारोपण के साथ में एक और जो प्रश्न आता है जन जागरण के मन में, कि वृक्षारोपण और पौधारोपण के लिए भी जल चाहिए, क्योंकि वृक्षों को पेड़ों को जो पौधारोपण से आप उसको वृक्ष बनने के जो समय अवधि है उसमें उसको जल चाहिए होता है। वहीं हम बात करें राजस्थान में 302 ब्लॉकों में से 220 से अधिक ब्लॉकों को अति दोहन श्रेणी में रखा गया है। तो इस पे जो अति दोहन हो रहा है जल का, पेयजल का, जल संसाधनों का, उस पे क्या विचार है आपके? बिल्कुल सही बात कहा आपने, 302 को उन्होंने रखा है। जी। उसका कारण यह कि हमारा जल स्तर बहुत नीचे चला जा रहा है। जब जल स्तर नीचे चला जा रहा है तो उस पर सोचना भी हमारा लाजमी है। हमको ठोस निर्णय भी लेने होंगे, ठोस कदम भी उठाने होंगे कि पानी की जो मात्रा है उसकी प्रचुर मात्रा कैसे स्थायी बनी रहे। इसके लिए हमें वहाँ के ब्लॉक अधिकारियों को, सरपंच, प्रधान, जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उनको भी जिम्मेदारी देनी होंगी कि जिससे जनता के साथ वो जन प्रहरी का काम करें और जल दोहन और जल के बचाव के बारे में उनको उपाय बताएं। क्योंकि जल एक ऐसी चीज है वो प्रकृति ही बनाती है, बिल्कुल प्रकृति के माध्यम से पैदा होता है, किसी फैक्ट्री में तो तैयार नहीं होता है। तो इसीलिए समाधान ही इसका सबसे बड़ा उपाय है और समाधान ही ढूंढना पड़ेगा। अगर वृक्षों की ओर, पौधरोपण की ओर हम ध्यान देंगे, सघन वृक्षावली होगी। मैंने पहले भी आपको कहा, क्योंकि जहां जहां वृक्ष होंगे वहां वहां पानी की मात्रा अधिक होगी। वृक्ष होंगे, जलवायु में परिवर्तन होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा तो हमारे आसमान से जल भी इस पृथ्वी पर गिरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जी, ईआरसीपी जो एक महत्वपूर्ण मांग थी, बहुत समय से लंबित, जो जन जन की, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान है वहां ईआरसीपी को लेकर बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। भजनलाल सरकार आने के बाद जो ईआरसीपी का एक, हम कह सकते हैं, ऐतिहासिक जो फैसला लिया गया, जो समझौता किया गया, उसके बाद में उम्मीद की जा रही है जो पश्चिमी राजस्थान के जो जहां पे पेयजल एक बड़ी समस्या है वहां थोड़ी राहत मिल पाएगी। क्या लगता है आपको, कितनी संभावनाएं हैं ईआरसीपी की, और जो जल संकट है उस पे कितनी कारगर साबित होगी ईआरसीपी? बिल्कुल, ये केंद्र सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये ईआरसीपी योजना बिल्कुल हमारे राजस्थान प्रदेश के लिए भागीरथ साबित होगी जी। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए दोनों सरकारों को जल्दी ही कदम उठाने होंगे, अच्छी पहल करनी होगी, जिससे कि हमारे राजस्थान का नाम जल संकट से उबारा जा सके। क्योंकि ईआरसीपी योजना बहुत ही अच्छी योजना है। कई ऐसे जिले हैं जहां पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, यही योजना उनके लिए वरदान साबित होगी। आप देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, जितने भी ये जो जिले हैं, चाहे हमारे पश्चिम राजस्थान के जिले हों, उन सब में ये ईआरसीपी योजना बहुत ही कारगर साबित होगी और आम जन को प्रचुर मात्रा में पानी मिलेगा और हमारे जल बढ़ता हुआ जल संकट जो है उसकी चिंता से मुक्ति भी मिलेगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार की बहुत ही लाभकारी योजना है। ईआरसीपी से प्रकाश जी, यूं तो जो पश्चिमी राजस्थान है वो तो प्रभावित होगा ही, उसको तो फायदा मिलेगा ही। वहीं हम बात करें शेखावटी क्षेत्र की, क्योंकि शेखावटी क्षेत्र, यूं तो पहले जल संसाधन मौजूद थे, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जो शेखावटी क्षेत्र है वहां भी अति दोहन के कारण और जो जल संसाधन है उनके सूखे पड़ने, बावड़ियां, झील के सूखे पड़ने के कारण अब वहां जो जल संकट है वो एक भीषण जो समस्या बनता जा रहा है। यमुना जल समझौता जिसकी बात की जा रही है, क्या इसका समाधान निकाल पाएगी? बिल्कुल, दोनों सरकारों को मिलकर के यमुना जल समझौता को कारगर करना चाहिए। अगर ये समझौता कारगर साबित हो गया तो मैं तो नहीं मानता ऐसी कोई बड़ी बात है कि दोनों सरकार एक ही सरकार हैं और राज्य में और केंद्र में एक ही सरकार है। अगर भजनलाल सरकार इसमें थोड़ी पहल करें तो यमुना जल समझौता से हमारा जो शेखावटी क्षेत्र है वो पानी की मात्रा बढ़ेगी,
वहाँ की सूखी जो बंजर भूमि है सरसब्ज होगी, जी। वहाँ फसलें लहलाएंगी, वहाँ के लोग जो पलायन जी। कर रहे हैं वो पलायन नहीं करेंगे, लोगों में विश्वास जगेगा, जी। पानी आएगा, जीवन में खुशहाली आएगी। जी। जल है तो जीवन है। मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छी योजना है, इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। पहल करने में बुराई क्या है? जी। आम जन को पहल करनी चाहिए, सरकार को पहल करनी चाहिए, जल संकट का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, वही मैं बात करूं कि अब हम बार-बार जो जन जीवन की पहल है उनकी बात कर रहे हैं, परंतु एक और मुद्दा है, क्योंकि जो बोरिंग है, हर हर घर में आजकल जो बोरिंग की व्यवस्था की गई है, बोरिंग से जो भूजल है उसका अतिदोहन हुआ है। ये सर्वविदित है, परंतु जो बोरिंग को लेकर अनेक-अनेक नियमों की बात भी चल रही है। राज्य सरकार में भी हाल ही में बात हुई कि बोरिंग को लेकर जो नियम है उसमें बदलाव किया जाएगा और बोरिंग कितना होना चाहिए, कितने इसकी छूट दी जाए, इसको लेकर एक पूरा नियम कायदा लाया जाएगा, विधानसभा में लाया जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो उस पे आपके क्या विचार हैं, और बोरिंग से कितना फर्क पड़ रहा है, कितना जो जल संसाधन है वो उससे अव्यवस्थित हो रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मेरा मत है कि गांव-गांव, गली-गली में बोरिंग खोदी जा रही हैं, इससे भूजल स्तर गहराता जा रहा है। इसकी रोकथाम होनी चाहिए। जी। मैं आपको बता दूं, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि एक समय था जब गाँव में बैलों की जोड़ियों से चरस के माध्यम से पानी निकाला जाता था, और डॉल और डेंगर के माध्यम से पानी जब खेतों में जाता था, जी। कितना अच्छा लगता था। धीरे धीरे वो कम हुआ, संसाधन हमारे नई तकनीकी आई, जी। कुओं पर इंजन लगे, इंजन के माध्यम से कुओं से, खुले कुओं से पानी निकलता, बड़ी अच्छा सुहावना लगता। कुओं में प्रचुर मात्रा में पानी था। फिर उसके बाद हमारी नई तकनीकी बिजली आई, तो बिजली से मोटरें आई, मोटर लगी, मोटरों के माध्यम से पानी निकाला गया। लेकिन आपको ये सोचना होगा या देखना होगा कि पानी का दोहन ज़्यादा और पानी की कमी होती जा रही है। जी। पानी कितना है भूमि में, इसकी एक सीमा तो है। पहले मैंने अच्छी तरह, मुझे ध्यान है, मैं आपको लक्ष्य जी बता दूं कि गाँव में, जी। एक गाँव में एक कुआं हुआ करता था। जी। जी। उस एक ही कुएं पर सब लोग निर्भर स्नान करते थे। करते थे, निर्भर रहते थे, जी। उसी से पानी पीते थे। अब हर गली में, गली नहीं, हर घर में एक बोरिंग हो गई। तो आप इस जमीन का कहाँ तक इसका वो करोगे दोहन? आपने भूमि को चारों तरफ से छेद के पटक दिया, यानी कि मतलब क्या है, क्या बताएं आपको, बिल्कुल छलनी कर दिया। तो इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए, विचार करना चाहिए, कड़े एक्शन लेने चाहिए। जहां पर आवश्यकता जी। हो वहां पर ही इसकी अनुमति मिले। बिल्कुल। और पानी का दोहन ज्यादा हो रहा है, उस पर भी ध्यान रखें। बिल्कुल, ये तो रही दोहन की बात, और जो सरकार है वो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि शायद आगामी जो सत्र रहेंगे विधानसभा में उसमें शायद जो बोरिंग है उसको लेकर कुछ प्रस्ताव पारित किया जाए। वहीं मैं बात करूं, जो 17 जिले हैं राजस्थान के, वहां 180 से अधिक ग्राम पंचायतों में जो जल स्तर है वो बढ़ा है। तो ये सकारात्मक जो एक मुख भी है इसका, क्योंकि जो इस प्रकार से कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पे सघन वृक्षारोपण और अनेक अनेक पहल से जो जल स्तर है वो बढ़ा भी है। 180 से अधिक ग्राम पंचायतें ऐसी हैं। तो जो बाकी जिले हैं जहां पर समस्याएं हैं, जहां जहां जल संकट एक बड़ी समस्या है, जहां पर जो अनेक उपाय हैं वो भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, ऐसे कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन से समाधान हैं जिनको करके जो पश्चिमी राजस्थान सहित जो बाड़मेर और थार से लगने वाले जिले हैं जहां पे संसाधन नहीं है, वहां पे क्या उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि 180 जगहों पर पानी का जल स्तर बढ़ा है। पानी का जल स्तर बढ़ने का जो मुख्य कारण है, वहां की जनता की खुद की स्वयं की पहल। क्योंकि उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया जी। कि जहां जहां सघन वृक्षावली है जी। वहां पानी का स्तर बढ़ा है, जी। और जहां जहां पानी की रोकथाम की है, जी। वो पानी भूमि में गया, जमीन में गया, तो जल स्तर बढ़ना बिल्कुल लाजमी है। जी। उन लोगों से जाकर के पूछा जाए जहां पानी घट रहा है, जहां पानी की किल्लत है, उन लोगों के, ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रधानों की, उन लोगों से एक मीटिंग कराई जाए, उनका दौरा कराया जाए, वहां उनके साथ इस चीज़ पर विचार किया जाए कि आपके यहाँ पर जल स्तर जो बढ़ा है वो किस कारण से बढ़ा है, आपको पानी की किल्लत से नहीं जूझना पड़ रहा है, इसके लिए आपने क्या काम किए। तो इसके लिए भी एक
प्रयास करने होंगे। जी। सरकार और आम जन को मिलकर के इसके उपाय ढूंढने होंगे, तभी जाकर के बढ़ते जल संकट का समाधान हो पाएगा, वरना जल संकट तो बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल प्रकाश जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हम बात करें, दक्षिणी भारत में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, केंद्र सरकार द्वारा भी अनेक अनेक पहल की गई। वहीं जो दक्षिण के जो राज्य हैं, वहां की राज्य सरकार द्वारा भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बड़ी प्रमुखता से उनको लागू किया गया। हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाया गया। राजस्थान में क्या इसकी कुछ संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं जिसकी संभावना नहीं हो सकती। जब अन्य प्रदेश रेन जी। हार्वेस्टिंग के बारे में अपने पहल कर सकती है, इस पर मतलब क्या है कि अपना काम कर सकती है, जी। तो हम प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें भी करनी चाहिए। वहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों का दल भेजना चाहिए, जी। हमारे इंजीनियर्स वहाँ जाएं, मौसम विभाग के वहाँ अधिकारी जाएं, जी। जाकर के उनकी तकनीकी को सीखें और आकर के उस तकनीकी का हमारे यहाँ पर उपयोग प्रयोग इस्तेमाल करें। तो क्यों नहीं ऐसी बड़ी बात है जो ये कारगर नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बशर्ते इसके लिए पहल करनी होगी। चाहे पहल सरकार करे जी। या जनप्रतिनिधि करे, आम जनता करे, सबको मिल करके इसका समाधान ढूंढना होगा, इसकी पहल करनी होगी। बिना पहल के बिना समाधान नहीं हो सकता। बिल्कुल प्रकाश जी, जो कृषि है, कृषि को लेकर भी लगभग 70% जो कृषक हैं, जो राजस्थान का कृषि क्षेत्र है, वो भूजल पे निर्भर रखता है। कौन जिस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन एक उपाय है, हम बात करें, क्योंकि स्प्रिंकलर्स के लगातार जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके द्वारा स्प्रिंकलर के लगातार जो जानकारी साझा की जा रही है, कृषकों को बताया जा रहा है क्या स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें। क्या लगता है कि सिर्फ भूजल पे निर्भर रहना जरूरी है कि और भी संसाधन हो सकते हैं? बिल्कुल, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है जी। और हम लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। कृषि के माध्यम से हम हमारे देश को खुशहाल बना रहे हैं, आमदनी पैदा हो रही है, जी। हम आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, फसल पानी पर निर्भर है। जी। जहां पानी ज़्यादा होगा वहाँ फसल अच्छी होगी, ये बिल्कुल सही बात है। जी। आपने एक बात बताई कि ड्रिपिंग कृषि विभाग की बहुत बड़ी अच्छी योजना है। जी। हम ड्रिपिंग योजना से कम पानी में अच्छी फसल तैयार कर सकते हैं और कृषि विभाग इस योजना को आगे बढ़ाने में काम भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना में उन किसानों को जो लाभ दिया जाता है, जी। उस लाभ को हम उनके द्वारा कैसे पहुंचाएं? हम उनके बीच की कड़ी बन करके उनके बीच जाएं और किसान के साथ बैठ करके बात करें। ग्राम सेवक, प्रधान, सरपंच जी। को साथ लें और किसानों को समझाएं कि जहां पानी कम है जी। वहां ड्रिपिंग पद्धति बहुत ही कारगर साबित होगी और ड्रिपिंग पद्धति के माध्यम से हम कम पानी में अच्छी फसल तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या मैं आपको बता दूं, यह है जी। कि कृषि अधिकारियों को स्वयं को पहल करनी होगी, क्योंकि इसके आवेदन करने की, इस योजना तक पहुंचने की जो बीच की कड़ी है उसको समाप्त करना होगा। यानी कि कृषि अधिकारी और किसान जी। दोनों मिलकर के इस योजना को कारगर करेंगे तो जल्द ही ये योजना कारगर साबित होगी और हम कम पानी में अच्छी फसल तैयार कर भी लेंगे। बात करें शहर की तो कृषि प्रकाश जी, जो शहर में पानी का दोहन है वो सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई से ज्यादा लोगों की जिस प्रकार से दोहन होता है पानी का, वो जो पानी के सप्लाई को पूरा अनियंत्रित कर देता है। क्या क्या उपाय शहर में हो सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण में तो कृषि है ही, जो मुख्य जो ग्रामीण में जो आपूर्ति है वो कृषि के लिए चाहिए, परंतु शहर में क्या उपाय हो सकते हैं? वहीं मैं बात करूं युवाओं की, तो आपकी नजर में युवा किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है राजस्थान में जल संकट के समाधान के लिए? राजस्थान में बढ़ते जल संकट पर आपने बड़ी बात अच्छी कही है कि शहरीकरण में ज़्यादा दोहन हो रहा है। जी। मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दे दूं जी। कि आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े फ्लैट, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कई कई जगह तो नलों के माध्यम से पानी आ रहा है। हम गाड़ियों को बड़े चाव से ढंग से पानी से धो रहे हैं, पानी बह रहा है, पानी निकल रहा है, कहीं टोंटियां खुली हैं तो कहीं टोंटियां टूटी हुई हैं। जी। उनको पानी का महत्व का पता नहीं है,
क्योंकि उन्हें यह पता नहीं है कि पानी कहां से आ रहा है और पानी की कीमत क्या है। जब तक उनको पानी की कीमत का एहसास नहीं होगा, तब तक वो पानी की महत्ता को नहीं समझ पाएंगे। जी। क्योंकि बढ़ता औद्योगिकरण और बढ़ती शहर की आबादी आज पानी का ज्यादा दोहन कर रही है। जी। इसके लिए उनको खुद को स्वयं को सोचना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि शहरीकरण आबादी नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, बढ़ रहा है। जी। औद्योगिकरण बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसके समाधान भी होने चाहिए। उनको स्वयं को आगे आना चाहिए कि पानी की किल्लत और बढ़ता पानी की समस्या, इसके उपाय हम स्वयं को ढूंढने होंगे। युवाओं को आगे आना होगा कि आज पानी की एक एक बूंद की कीमत क्या होती है। आपने देखा होगा, जब हम स्नान घर में नहाते हैं और नल की टोंटी को खुला करके नहा रहे हैं और हम साबुन लगा करके नहा रहे हैं और साबुन लगा लिया और अचानक पानी चला गया, तब हमें पता चलता है कि पानी की कीमत क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हर व्यक्ति को पानी के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सच कहा प्रकाश जी। हमारे दर्शकों के लिए आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जो पानी है वो सबसे बड़ी संकट भी है और जरूरत भी है। तो दर्शकों के लिए पानी के समाधान के लिए, जल संकट के समाधान के लिए और जल बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व रेटिंग मूडीज ने भारत में बढ़ते जल संकट के बारे में चेताया है कि भारत में जल का संकट गहराता जा रहा है। जी। इसके समाधान अभी से ढूंढने होंगे, क्योंकि अभी से हम समाधान नहीं ढूंढ पाए तो आने वाले समय में यानी कि सन 2030 तक पानी का जल संकट और गहरा सकता है। इसीलिए हम सबको सरकार के साथ मिलकर के, युवाओं को आगे आकर के जल का समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि जल है तो कल है, बिना जल के सब सून है। इसीलिए मैं तो दूरदर्शन के माध्यम से आमजन को, युवाओं को जी। और प्रत्येक व्यक्ति को यही कहना चाहूँगा कि आज से नहीं, अब से ही पानी के बचाव के बारे में सोचें, क्योंकि पानी हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और जल है तो हमारा मिशन है और जल है तो हमारा जीवन है। बिल्कुल सच कहा प्रकाश जी, जल है तो कल है। इसलिए हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि जल को सोच समझ के इस्तेमाल करें और व्यर्थ तो बिल्कुल ना बहाएं। हम फिर लौटेंगे आपके साथ एक अन्य विषय के साथ में। फिलहाल प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर हमारे कार्यक्रम में पधारे। हमें भी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।